आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में दिखाएंगे कैसे मनरेगा ने अख्तियार की नई शक्ल, तिहाड़ की अगरबत्तियों से महकेगी दुनिया, आदिवासी सीख रहे हैं आयुर्वेद के गुण। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। मनरेगा ने अख्तियार की नई शक्ल, तिहाड़ की अगरबत्तियों से महकेगी दुनिया, आदिवासी सीख रहे हैं आयुर्वेद के गुण, अब बिना ऑपरेशन ठीक होगा गर्भाशय फीब्रॉइड, 47 सालों से जारी है अखंड रामधुन, पेड़ों की डाल पर झूलता अनोखा ब्रिज, कैसे तैयार होते हैं देसी पहलवान, और ऊंट के दूध से बन रही है पौष्टिक चॉकलेट। सामाजिक सेक्टर के लिए सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के नए स्वरूप से 14 नवंबर को पर्दा उठा दिया। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह के जरिए तैयार किए गए मनरेगा की नई शक्ल पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ये स्कीम केंद्र का सबसे महंगा सामाजिक सेक्टर कार्यक्रम है। साथ ही से यूपीए के साल 2009 में सत्ता में वापसी करने के पीछे एक बड़ी वजह के तौर पर भी माना जाता है। हाल के दिनों में ये स्कीम भ्रष्टाचार के कारण अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम हो रही है। इसे भ्रष्टाचार से मुक्त कर कार्यक्रम को चमकाने की तैयारी की जा रही है। नए स्वरूप वाले मनरेगा में स्थानीय स्तर की कमेटी परियोजनाओं की लिस्ट पर नजर रखेगी। साथ ही इसकी क्वालिटी सुधारने के लिए हाइड्रोलॉजिस्ट और इंजीनियरों की मदद ली जाएगी। नए वर्जन को काफी हद तक मांग आधारित बनाने एवं मजदूरी भुगतान के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल को बेहतर तरीके से लागू करने की खातिर फंड का प्रावधान किया गया है। वहीं नए स्वरूप में स्कीम को और ज्यादा तर्कसंगत बनाने के लिए राज्यों की जरूरत के हिसाब से काम की इजाजत दी गई है। इस बार भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के लिए साल में 2 बार जरूरी सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है। साथ ही मनरेगा जल्द ही एक स्पेशलाइज्ड लीगल सेटअप हासिल कर सकता है, जिससे राज्य सरकारों को योजना में धांधली करने वाले अधिकारियों और पंचायत प्रमुखों पर तेज रफ्तार से मुकदमा चलाने की क्षमता मिल जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद से जिलों में मोबाइल अदालतें खोली जाएंगी। मनरेगा का यह नया वर्जन आम आदमी की उम्मीदों को कितना चमकाएगा, ये तो पर्दा उठने पर ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कभी विवश हो जिन हाथों ने अपराध किए थे, आज उन्हीं हाथों की बनाई अगरबत्ती देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खुशबू फैलाएंगी। जी हां, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सहयोग से तिहाड़ जेल में अगरबत्ती की फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। तिहाड़ में जहां कैदी अगरबत्ती का निर्माण करेंगे, वहीं बाहर उनके परिजन इन अगरबत्तियों को बेचेंगे। तिहाड़ के इस नए कारोबार पर देखिए खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का मशहूर तिहाड़ जेल इन दिनों कैदियों को स्वावलंबी बनाने की विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है। इसकी नई कड़ी है सुगंधित उत्पादों का निर्माण। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने जेल में ही एरोमेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की, जहां ये कैदी अगरबत्ती और कई सुगंधित उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस फैक्ट्री में काम करके ये कैदी अगरबत्तियों को निर्माण कर रहे हैं, वहीं जेल के बाहर इनके परिजन अगरबत्तियों को बेचकर परिवार में आर्थिक समृद्धि लाएंगे। दिव्य ज्योति संस्थान वालों ने यहाँ पे फैक्ट्री चालू किया और हम लोगों को काम दिया धूप बत्ती बनाने का, और हमें ब्रह्मगान भी दिया गया। जेल फैक्ट्री में बनाई जाने वाली ये अगरबत्तियां पूरी तरह हर्बल हैं, जिन्हें 36 जड़ी बूटियों से तैयार किया जा रहा है, जो देशी नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खुशबू फैलाएंगी।
ये फैक्ट्री जेल संख्या 5 में लगाई गई है। अभी इसमें 25 सजा याफ्ता कैदियों को काम मिला है। आगे इसके विस्तार की योजना है। अभी हर साल 1 लाख पैकेट अगरबत्ती और कोण बनाए जाएंगे, जिन्हें अमेरिका और यूरोप के कई देशों में निर्यात किया जाएगा। आज हमने सुगंधित प्रोडक्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री का आज विमोचन किया है, उद्घाटन किया है, जहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां, इंसेंस कोन्स, इंसेंस स्टिक्स बनती हैं, जो न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि विदेशी बाजार को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इस फैक्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ ध्यान एवं साधना के जरिए अपराधियों का मानसिक उत्थान भी किया जाएगा, जिससे वे जेल से बाहर निकलने के बाद भी अपराध से दूर रहें। इस अवसर पर कैदियों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन भी किया गया। साधु ऊर्जा बंदिया जैसे गीतों ने जेल की 4 दीवारी में बंद लोगों की आत्मकथा का बखूबी बखान किया। उम्मीद है भविष्य के सुधार गृह में तब्दील होता तिहाड़ मानव संसाधन के बेहतरीन उपयोग से कारोबार की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब हम आपको ले चलते हैं बॉम्बे गोवा हाईवे पर स्थित करनाला वर्ल्ड सेंचुरी के जंगलों में बसे आदिवासियों के गांव में, जहां 2 पुजारी इन आदिवासियों को सिखा रहे हैं आयुर्वेदिक पेड़ पत्तियों को उगाना और उनसे गंभीर बीमारियों का इलाज करना। इन नंगे पांव जंगलों में विचरते डॉक्टरों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है करनाला बर्ड सेंचुरी का बरपादा और तारा गांव, जहां रहने वाले आदिवासी अपने जीवन यापन के लिए इन जंगलों पर निर्भर हैं। लेकिन इन दिनों इन जंगलों में कुछ खास हो रहा है। यह है लक्ष्मी अम्मा, जो जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती हैं। उन्होंने अपने पिता से जंगल में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की जानकारी ली और अब लोगों का इलाज करती हैं। लक्ष्मी अम्मा और उनकी तरह की कई औरतें विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के साथ आजकल मिलकर यहाँ कई औषधीय पौधे उगा रहे हैं। साथ ही 100 से अधिक ऐसे पेड़ों के बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जो विलुप्त हो रहे थे और जिससे लोगों की अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य विलुप्त होती भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बचाने के साथ साथ स्थानीय परंपरा के बल पर इन आदिवासियों को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है, ये बताना भी है। The issue of protecting community knowledge and intellectual property is not merely to see how to prevent theft, is not merely to see what benefits can be shared with the community arising out of the use of a fraction of their knowledge or resources, but it is a more complex program of trying to revitalize the local tradition so that the community can become self-reliant in its primary health care needs through the use of their own local resources. इसी सहेजने की प्रक्रिया में एक विलुप्त होती प्रजाति आरोग्य पंचा के पौधों के गुणों की खोज हुई। इसकी खोज भी बड़ी मजेदार है। हुआ यूं कि 2 वनस्पति वैज्ञानिक जड़ी बूटी की खोज में इन जंगलों में आदिवासियों के साथ भटक रहे थे। भटकते भटकते वैज्ञानिक तो थकान महसूस करने लगे, मगर ये आदिवासी एकदम तरोताजा थे। खोज करने पर पाया गया कि वे बीच बीच में वहां पाई जाने वाली लता के फल खा रहे थे। वैज्ञानिकों ने भी जब इसे दोहराया तो नतीजे चमत्कृत करने वाले थे। वैज्ञानिकों ने इस पौधे ट्राइकोफर्स्ट जेनेलिक्स पर ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्षों रिसर्च के बाद एक दवा तैयार की, जिसका नाम उन्होंने जीवनी रखा। आज उस दवा की बिक्री से प्राप्त धन इन आदिवासियों के आर्थिक सामाजिक उत्थान पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही विलुप्त होती जड़ी बूटियों को भी यहाँ उगाकर बेचा जाता है। जहाँ इन सबसे इन आदिवासियों का उत्थान हो रहा है, वहीं भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को भी बचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आज देश में 5 में से हर पहली महिला गर्भाशय फिब्रॉइड्स का शिकार है, जो एक तरह का नॉन ट्यूमर होता है, जिसे अब तक सर्जरी की मदद से ही ठीक किया जाता है। लेकिन अब महिलाओं को इस परेशानी से जल्द ही निजात मिलने वाली है, क्योंकि अब उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। गर्भाशय फिब्रॉइड्स परेशान महिलाओं के लिए खबर खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें सर्जरी जैसी पीड़ादायक पद्धति से नहीं गुजरना पड़ेगा।
जी हाँ, अपोलो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी ने एक ऐसी तकनीक इजाद करने का दावा किया है जिसका नाम है MRI गाइडेड अल्ट्रासाउंड थेरेपी। क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड रेज को उसी हिस्से पर डाला जाता है जहां ये ट्यूमर होता है, जिससे इस ट्यूमर को आसानी से खत्म किया जा सके, जिसके तहत महिलाओं में होने वाले गर्भाशय फिब्रोइड्स को बिना किसी सर्जरी के हटाया जा सकता है। दरअसल गर्भाशय फिब्रोइड्स एक तरह का नॉन कैंसर होता है जिसे अब तक हटाने के लिए सर्जरी की मदद ली जाती थी, लेकिन अब इस नई तकनीक की मदद से ट्यूमर वाले हिस्से को जला दिया जाता है, जबकि परंपरागत इलाज में सर्जरी के दौरान गर्भाशय को ही निकाल दिया जाता है। लेकिन इस नई तकनीक के तहत सीधे ट्यूमर वाली जगह पर कुछ रेज छोड़ी जाती हैं, जिससे सिर्फ ट्यूमर के हिस्से को ही जलाया जाता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ने ये तकनीक स्टार्ट करी है और जिसे MRI गाइडेड हाइफू बोलते हैं। इस टेक्निक में पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे कोई सर्जरी के थ्रू नहीं जाना पड़ता, कोई एडमिशन नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, इसलिए रिस्क एंड ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। अभी तक इस प्रॉब्लम के लिए जो ऑप्शंस थे उनमें या तो एक था कि मेडिसिन से आप जब तक काम चल सकता है चलाएं, और नहीं तो आप सर्जरी के लिए सोचें। गौरतलब है कि जहां परंपरागत सर्जरी में मरीज को 3 से 4 दिनों का समय लगता है, जबकि इस नई तकनीक MRI गाइडेड अल्ट्रासाउंड थेरेपी के तहत मरीज को अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं होती और न ही मरीज के शरीर पर कोई निशान पड़ते हैं, बल्कि इसमें तकनीक के तहत 2 से 3 घंटे का समय लगता है। उसके बाद मरीज अपने घर जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात उस मंदिर की जो अपनी विशेषता के चलते देश ही नहीं बल्कि दुनिया में विख्यात है। ऐसा मंदिर है बाल हनुमान का, जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। इस हनुमान मंदिर में पिछले 47 सालों से लगातार रामधुन गाई जा रही है। अपने इस खासियत के चलते ये मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। आइए आपको ले चलते हैं बजरंग बली के इसी मंदिर में, जहां पवन पुत्र बाल रूप में विराजमान है। भारत की इस पावन धरती पर तमाम देवी देवताओं का वास है। यहाँ के हर गांव, कस्बे से लेकर बड़े शहरों में एक से बढ़कर एक स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल पेश करते मंदिर दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात के जामनगर का बाल हनुमान मंदिर, जहाँ पर पिछले 47 सालों से बिना किसी नागा किए अखंड रामधुन गाई जा रही है। ये रामधुन 1 अगस्त 1964 से लगातार गाई जा रही है। इसे करीब 47 साल पहले प्रेम भिक्षु जी महाराज ने शुरू किया था। मंदिर की इस खासियत के चलते इस पवित्र बाल हनुमान मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। આજે આ અખંડ રામધૂન એને 47 વર્ષ પૂરા થયા અને 48મું વર્ષ આજે બેઠું। હવે ખરેખર ગુજરાતમાં નહીં પણ આખા ભારતમાં એવું એકેય મંદિર નથી જ્યાં અખંડ રામ નામ સંકીર્તન ચાલતું હોય અને આટલા લાંબા સમયથી ચાલતું હોય। मंदिर में प्रतिदिन राम भक्त अलग अलग पारियों में यहाँ आकर रामधुन गाते हैं। मंदिर के सूचना पट पर प्रतिदिन गाने वालों की सूची चिपकाई जाती है। जिस व्यक्ति का नाम सूचना पट पर लिखा होता है वो तय समय पर आकर रामधुन में रम जाता है। बीते कई सालों में यहाँ रामधुन गाने वाले भक्तों की कई पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन ये सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। श्रद्धालु इसे सिद्ध भूमि कहते हैं, जहाँ उनकी हर मुराद पूरी होती है। 43 વર્ષથી આ મંદિરમાં નિયમિત આવું છું। વચ્ચે થોડો સમય બહાર હતો જામનગરથી, એટલે ન આવી શકતો, પણ ત્યારે એક નામ સ્મરણ છે એ તો સાથે રહેતું જ। પણ બાલા હનુમાન છે એની વિશેષતા ખરેખર તો એ છે કે એક સિદ્ધ ભૂમિ થઈ ગઈ છે। મંત્ર જાપ છે એ આટલા વર્ષો થયા સતત થતા રહે છે। आज से करीब 43 साल पहले प्रेम भिक्षु जी महाराज ने जब रामधुन गानी शुरू की थी, तब यहाँ पर छोटा सा मंदिर था जो आज भव्य मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा है। मंदिर में ही प्रेम भिक्षु जी महाराज की समाधि बनी हुई है। इस मंदिर में बजरंग बली के बाल रूप के दर्शन होते हैं। हमारी तो कामना है कि बजरंग बली के प्रभु श्री राम की ये धुन हमेशा ऐसे ही बजती रहे और प्रभु के 56 भोग का प्रसाद उनके भक्तों को हमेशा मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विवेक वाजपेयी, शुभ समाचार।